जी बेटा, वी विल स्टडी ओम्स लॉ टुडे। कल हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट किसे कहते हैं। फिर हमने सोर्सेज ऑफ करंट्स को पढ़ा, देन हमने इफेक्ट्स ऑफ करंट्स को पढ़ा। तो टुडे वी विल स्टडी दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बेटा? लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, इसके एंड्स के अक्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने से यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, लेट्स सपोज दैट इज आई। बेटा ये जो अमाउंट ऑफ करंट है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the amount of current flowing through conductor is directly proportional to the applied potential difference। applied potential difference के directly proportional होगा। और अगर मैं इस proportionality को खत्म करूंगा, I will put a constant here और that will be 1 over r। इसे मैं 1 over r की फॉर्म में लिखूंगा, 1 over r into v, और I can write this as v equals I r। बेटा दिस इज नोन एज ओहम्स लॉ, कहते हैं ओहम्स लॉ। इसमें जो R है, दिस इज कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर की क्या है? रेजिस्टेंस है। एंड इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी 1 over r इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओहम्स लॉ को एक दूसरी फॉर्म में भी हम लिखते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, और अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो हम कांस्टेंट R लिख देते हैं। बेटा ये दोनों फॉर्म्स बेसिकली I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, बोथ का अपना अपना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दोनों को अलग अलग वे में यूज किया जा सकता है। एक में हम देख रहे हैं कि इस कंडक्टर में से कितना करंट गुजरेगा, तो डिपेंड करे कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया। दूसरे में हम ये देख रहे हैं कि कंडक्टर के इस पोर्शन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो दिस इज नोन एज ओहम्स लॉ। तो मुझे पता चला कि ओहम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल जब तक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या है, वो कांस्टेंट रहे। अब ओहम्स लॉ के मुताबिक वी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, तो मैं V और I का ग्राफ लूँ, जिसे हम IV ग्राफ कहते हैं। तो ये क्योंकि इट मीन्स डैट कि जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट की मैग्नीट्यूड भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और ये इसका अगर मैं कांस्टेंट लूँ, तो मैंने लिखा V इक्वल्स आई आर, और आई कैन राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ R हेयर V ओवर I। तो V ओवर I की वैल्यू मैं ले सकता हूँ। V ओवर I क्या है? अगर मैं इसकी स्लोप लूँ बेटा, स्ट्रेट लाइन की स्लोप लूँ IV ग्राफ की, तो क्या आएगा? डेल्टा I, ये इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा V। इसकी स्लोप आएगी, पढ़ा है आपने, स्लोप क्या होता है? डेल्टा Y ओवर डेल्टा X, मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं। तो डेल्टा I ओवर डेल्टा V। अगर मैं रेसिप्रोकल ऑफ दी स्लोप लूँ तो क्या आएगा? डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो मुझे पता चला स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। बेटा तो ओहम्स लॉ means that when you increasing the potential difference across the ends of the conductor, current flowing through conductor goes on increase। वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है उसे बढ़ाते जाएंगे, करंट की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब बेटा इसमें ये वाला जो फैक्टर है रेजिस्टेंस, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, ओम्स लॉ नहीं लगेगा। और रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है बेटा? आगे चल के हम देखते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी वायर की लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी वायर के टेम्परेचर पे।
तो जब तक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी लेंथ या उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आर सेम रहेगा, और अगर वो चेंज हो जाएगा तो आर विल नॉट रिमेन दी सेम। अगर आर सेम नहीं होगा तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है टंगस्टन फिलामेंट की, आपकी बुक से ली है। टंगस्टन फिलामेंट में वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा किया, तो ये ग्राफ शुरू में तो स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक, इसके बाद ओहम्स लॉ के मुताबिक तो ग्राफ जाना चाहिए था ये डैश लाइन के अलाउंग, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ क्या है, डेविएशन है इस डैश लाइन से। इट मींस कि इस रीजन तक तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है, और इसके बाद ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहा। उसकी वजह क्या है कि बेटा जैसे जैसे करंट गुजरेगा और टाइम गुजरता जाएगा तो फिलामेंट हीटअप होता जाएगा, जब हीटअप होता जाएगा उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी और ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसी तरह ये IV ग्राफ शो किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टंगस्टन फिलामेंट है ये नॉन ओहमिक का है, नॉन ओहमिक मींस ये ओहम्स लॉ को इन ट्रू स्पिरिट ओबे नहीं करती, डेविएशन शो करती। इसी तरह ये IV ग्राफ है सेमीकंडक्टर डायोड्स का, जिसे आप पीएन जंक्शन कहते हैं, पढ़ेंगे हम। वैसे तो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, इधर हम पढ़ेंगे इसमें जो है आपका जो है चैप्टर नंबर 18 में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड। बेटा ये भी हमें शो करता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, और इसमें दो तरह के रीजन होते हैं, एक फॉरवर्ड बाइस रीजन होता है, एक रिवर्स बाइस रीजन होता है। तो ये भी क्या है, नॉन ओहमिक है। अब आप कहेंगे कि सर ओहमिक और नॉन ओहमिक से क्या मुराद है? ओहमिक डिवाइसेस वो सिर्फ वो वाली डिवाइसेस होंगी जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगी इन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, जो ओहम्स लॉ को ओहमिक डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच ओबेज ओहम्स लॉ स्ट्रिक्टली, और वो सी जो डिवाइसेस ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती, दोस डिवाइसेस आर नोन एज नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो बेटा तो इसका मतलब है कि ये जो है टंगस्टन फिलामेंट बल्ब ये वाला जो था ये भी नॉन ओहमिक है, और ये सेमीकंडक्टर डायोड ये भी क्या है, नॉन ओहमिक है। अब आप मुझसे पूछें कि सर कोई ऐसी एग्जांपल दें कि जो ओहमिक हो, तो मैं कोई ऐसी एग्जांपल नहीं दे सकता जो 100% ओहमिक हो। तो हर जो प्रैक्टिकल डिवाइस है उसमें टू सम एक्सटेंट डेविएशन आती है IV ग्राफ में, और स्ट्रेट लाइन नहीं आती। तो ज्यादातर जो डिवाइसेस हम इधर इस कायनात में यूज करते हैं दोज आर दी नॉन ओहमिक डिवाइसेस। बेटा दिस इज ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ में हमने देखा V इक्वल है IR के, R इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम कहते हैं मेजर ऑफ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, कि जो वायर है वो फ्लो ऑफ करंट में के खिलाफ कितनी अपोजिशन शो कर रहा है। इसका बेटा यूनिट लिखते हैं, R इक्वल्स है V/I, और V का यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पेयर। बेटा वोल्ट पर एम्पेयर को हम ओहम कहते हैं ओहम, और इसे इस तरह से शो किया जाता है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज ओहम, जो किसकी इक्वल है, वोल्ट पर एम्पेयर की इक्वल है। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने से 1 एम्पेयर करंट वायर में से गुजरे तो हम कहेंगे वायर की रेजिस्टेंस 1 ओहम है। वायर की बात कर रहा हूँ, ना कि मटेरियल की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। मटेरियल की प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी है, वो आगे चल के पढ़ेंगे कि उसमें क्या है। तो देन द यूनिट ऑफ a resistor is ohm, that is equal to volt per ampere। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, रिव्यू है, आपका मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स आपने पढ़ा है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बेटा दो तरह से रेजिस्टर्स को कंबाइन किया जा सकता है। एक तो सीरीज में, सीरीज से मुराद है कि जब करंट के फ्लो करने का एक ही रास्ता हो। मींस अगर मैं यहाँ पर बैटरी लगा दूं, there is only one way to for the flow of current, वही R1 से गुजरेगा, वही R2 से गुजरेगा, वही R3 से गुजरेगा। जब रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हों तो जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो तमाम रेजिस्टर्स के सम की इक्वल आएगी। R1 प्लस R2 प्लस R3 सभी को ऐड करो
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी जब ये सीरीज में लगे होंगे। इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो हर रेजिस्टेंस जो से ज्यादा होगी, आर इक्विवेलेंट R1 से भी ज्यादा होगा, R2 से भी ज्यादा होगा और R3 से भी ज्यादा होगा। इन जितनी भी रेजिस्टर्स आपने सीरीज में लगाए हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इन सबसे ज्यादा होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो करने का सिर्फ एक ही वे है, एक ही रास्ते में करंट फ्लो कर सकता है। देयर इज ओनली वन वे फॉर द फ्लो ऑफ करंट। और एक और बात बेटा जो यहाँ पे आपने याद रखनी है कि इन सीरीज करंट रिमेन्स द सेम, मींस सीरीज में जितना करंट R1 से गुजरेगा उतना ही R2 से गुजरेगा, उतना ही R3 से गुजरेगा। बट इन सीरीज पोटेंशियल ड्रॉप डिफर होगा, यानी R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बेटा अकॉर्डिंग टू ओह्म लॉ। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? IR। तो R1 के क्रॉस क्या होगा? IR1। R2 के क्रॉस ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR2 और R3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? IR3। अगर इन सभी को मैं ऐड करूं, I तो सभी में सेम था ना, R1 R2 R3 चेंज हो रहा था, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो बेटा ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, इन सब का सम। इन सभी में I कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा? I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन सभी का जो सम है ये क्या होगा? R इक्वलेंट, B इज इक्वल टू I R। तो बेटा ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल की अगर हम लोग बात करें, बेटा ये एक बच्चा कह रहा है कि ओह्म्स लॉ को रिवाइज कर दें। तो बेटा ये आपको पता है कि मैं जो है वो इसे उधर डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं ओह्म्स लॉ को, वहाँ से टाइम पे आया करें ना, थोड़ा सा लेट हो गया। अब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, आर्टिकल थोड़ा सा लंबा है, अगर टाइम मिला तो लाजमी रिपीट करूंगा, अगर नहीं मिला तो अलग बात। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पहले 3 रेजिस्टर्स लगे थे सीरीज में, अब पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल से मुराद है कि करंट की फ्लो करने का एक से ज्यादा रास्ता है। तो R1 R2 R3 आर पैरेलल। अब यहाँ से जो करंट आएगा ना बेटा I, वो 3 हिस्सों में कन्वर्ट होगा। एक हिस्सा इधर I1, एक इधर से गुजरेगा I2 और एक इधर से गुजरेगा I3। ये यहाँ पे दोबारा से ये तीनों करंट्स इकट्ठे होंगे, I1 I2 एंड I3, और दोबारा इकट्ठे होकर उतना ही करंट बन जाएगा जितना पहले था I। तो हम यहाँ पे वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि जब पैरेलल में लगाते हैं तो करंट सेम नहीं रहता। जब सीरीज में था ना सभी में करंट सेम था I, लेकिन जब पैरेलल में लगा रहे हैं तो R1 से I1 करंट गुजर रहा है, R2 से I2 गुजर रहा है, R3 से I3 गुजर रहा है। और व्हेन वी कनेक्ट दी रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेने के लिए क्या करते हैं कि सभी की रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल आता है। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ R1 1 है, R2 1 ओम, R2 आ गया 2 ओम एंड R3 आ गया 3 ओम। अगर ये पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लेनी है? सभी का रेसिप्रोकल लेके ऐड करो। 1 over R1 1 plus 1 over R2 2 plus 1 over R3 3. LCM will be 6. 6 plus 3 plus 2. It will be 8, 11 over 6. तो R equivalent 1 over R equivalent, अगर R equivalent लेनी है तो इसका रेसिप्रोकल लो, तो this will be 6 over 11. अब आप देख सकते हैं this will answer will be less than 1. अब आप देख सकते हैं कि मिनिमम रेजिस्टर्स इन तीनों में हमने क्या ली थी? 1। इसका मतलब है जो जब ये पैरेलल में लगेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे इस बच्चे ने मैसेज किया है, चलिए मैं इंशाल्लाह, अमर भाई कह रहे हैं मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सेम रेजिस्टर सेम ओम्स के होंगे। बेटा ऐसे रेजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस सेम है उन्हें आप सिमिलर रेजिस्टर्स कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिनका आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कि वो सिमिलर रेजिस्टर्स हो, डिफरेंट रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल किया कि एक का 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है। अब जो मैं बात बता रहा था, मैंने कहा कि जब हम पैरेलल में रेजिस्टर्स को लगाएंगे बेटा
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन every resistor which is connected in parallel. अब ये लेस देन 1 आंसर आया ना इसका, ये 1 से भी कम है, 2 से भी कम है, 3 से भी कम। तो हमें पता चला जब सीरीज में रेजिस्टर्स होंगे तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेनी है, तो सभी के रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर दो। और जब पैरेलल में रेजिस्टर्स होंगे उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेने के लिए तमाम रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल लेके उनका सम लो, आंसर विल बी इक्वल टू दी रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब तो उस वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा तमाम रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स का सम। तो बेटा दूसरी बात जो हमने यहाँ पे देखी कि सीरीज में करंट सेम रहता था, पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट था, लेकिन पैरेलल में बेटा करंट डिफरेंट होगा। R1 से करंट I1 गुजरेगा, R2 से I2, R3 से I3, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना I1 R1, ये होगा I2 R2 और ये होगा I3 R3, तो ये सारा का सारा सेम होगा। I1 R1 इक्वल होगा I2 R2 के और ये इक्वल होगा I3 R3 के, और ये सभी के सभी मिलके इक्वल होंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस के जो हमने इन दो पॉइंट्स के क्रॉस प्रोवाइड किया था, डेट इज V। तो मुझे पता चला कि अगर R1 बढ़ेगा तो I1 कम हो जाएगा, अगर R1 कम होगा तो I1 बढ़ेगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कब है, जब पैरेलल में लगे हुए हों तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा बट करंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच रेजिस्टर। लेकिन जब सीरीज में हो करंट विल बी द सेम एंड पोटेंशियल ड्रॉप हर एक के अक्रॉस मुख्तलिफ होगा। बेटा ये एक रिव्यू है, अपने मैट्रिक में पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, उनका एक रिव्यू इस बुक ने दिया है। इस पे काफ़ी सारे MCQs आते हैं, एंटी टेस्ट में भी आते हैं, आपके जो एनुअल एग्जाम है उसमें भी आते हैं, और इसके बगैर हम फर्दर ये चैप्टर पढ़ नहीं सकते। इसके बाद है बेटा आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। बेटा जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो उनके ओम्स लॉ में एक कांस्टेंट था, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर is directly proportional to the cross sectional area it is directly proportional to the length of the wire। कि वायर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। and this resistance is inversely proportional to the क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। जितना क्रॉस एरिया वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। समझिए कि जितनी तार मोटी होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो बेटा आई कैन राइट दिस एज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करूं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो से लिखेंगे resistivity of material, and R is resistance of wire। बेटा ये जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो। वायर की रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ द वायर के, जितनी लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, और इसमें R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। तो इससे मैं इक्वालिटी में बदलूंगा और साथ में कांस्टेंट आएगा, तो क्या आएगा, रो, जिसे हम क्या कहेंगे, ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। बेटा R प्रॉपर्टी है वायर की, वायर लंबी होगी और की वैल्यू ज्यादा होगी, वायर कम होगी छोटी होगी तो R की वैल्यू कम होगी, वायर मोटी होगी R विल बी लेस, वायर बारीक होगी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा R विल बी लार्जर। तो लेकिन जो रो है ये वायर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मीन आपको देखना पड़ेगा मटेरियल, ये वायर किस मटेरियल से बनी है। वायर की लेंथ कम हो या ज्यादा, वायर का एरिया कम हो या ज्यादा, resistivity of the material will remain the same at a specific temperature। resistivity सेम रहेगी। और फिर हम resistivity को लिखते हैं बेटा, resistivity मटेरियल की प्रॉपर्टी है RA ओवर L। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आपने इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, ये जो हमारा
कंडक्टर था, इसकी लेंथ को हाफ किया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। तो बेटा आप इसकी लेंथ को कम करें या ज्यादा करें, रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके एरिया को बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शन एरिया को, या कम कर दें, तो वायर को मोटा कर दें या बारीक कर दें, तो रेजिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा बट रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर अगर ऐसा है तो ये फार्मूला तो ऐसा शो नहीं कर रहा। फार्मूला शो कर रहा है कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेंथ से बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो फार्मूला तो हमें अपेरेंटली ऐसा शो कर रहा है, लेकिन बेटा ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, लेट्स सपोज कि पहले लेंथ को मैं कम कर देता हूँ, L2 ले लेता हूँ, पहले के मुकाबले में हाफ ले लेता हूँ। बेटा जब रेजिस्टेंस हाफ होगी, उसकी लेंथ हाफ होगी, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर दोनों हाफ हो जाएं मींस R जो है, यानी अब मैं इसे यहाँ पे रेजिस्टिविटी को लिखता हूँ, R2A सेम रहा मैंने, एरिया सेम रखा L2, R2 क्या है, R/2 मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई L2, वो क्या है, L/2। तो बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगेन अगर आप रेजिस्टिविटी देखें तो वो सेम रहेगी। तो जब आप लेंथ को बढ़ाते हैं तो लेंथ को बढ़ाने से यानी डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ जाएगा, तो उनकी रेशियो सेम रहेगी। इसी तरह अगर आप एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी और इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस तरह से हम कहते हैं कि लेंथ के कम या ज्यादा करने से या एरिया के कम या ज्यादा करने से रेजिस्टिविटी पे कोई डिफरेंस नहीं आता। रेजिस्टिविटी ओनली वेरी करती है जब मटेरियल चेंज हो, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और जो रेजिस्टेंस है वो वायर की प्रॉपर्टी है। तो बेटा रेजिस्टिविटी को हमने लिखा रो इक्वल्स RA/L। तो रेजिस्टिविटी का अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ मैं क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, ए का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, एरिया ओवर एल क्या है, मीटर। तो मुझे पता चला कि इसका यूनिट क्या बनेगा, ओहम मीटर। क्या बनेगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ओहम मीटर। हम क्या कहेंगे, ये ओहम मीटर के इक्वल है। फर्ज किया बेटा ये हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर का बेटा जो एरिया है, लेट्स सपोज दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है दैट इज लेट्स सपोज इट इज 1 मीटर। इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये एक सिलेंडर है ना, एरिया इंटू लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, लेंथ क्या है 1 मीटर, वॉल्यूम विल बी 1 मीटर क्यूब। अगर गौर करें रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल होगी, रो इक्वल्स आर, ये कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो रेजिस्टिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1 से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आर। तो रेजिस्ट, लेकिन इसके यूनिट ओहम मीटर होगी। तो मुझे पता चला कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी कब, जब वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर क्यूब क्या हो, यानी लेंथ 1 मीटर है, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, तो क्रॉस सेक्शन उसका वायर का वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। व्हेन द volume of the wire is 1 meter cube, then the value of resistivity will be equal to resistance of the material। क्या है, रेजिस्टिविटी आपने लेनी है तो क्या करो, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की रेजिस्टेंस ले लो। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस है वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी के इक्वल होती है। तो इसे हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, यानी उसकी जो वैल्यू है इक्वल टू द resistance of 1 meter cube
of substance of wire या substance किसी या मटेरियल किसी सब्सटेंस या मीटर के 1 मीटर क्यूब, वो वायर की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम किसी भी मटेरियल का ले लो, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू रेजिस्टिविटी की इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो हमें पता चला कि रेजिस्टिविटी, तो हमें पता चला कि जो रेजिस्टिविटी है वो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये वायर की प्रॉपर्टी नहीं है। रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी है, वायर की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ के साथ कम ज्यादा होगी, वो वेरी करेगी। तो रेजिस्टिविटी को हमने कैसे डिफाइन किया कि किसी भी मटेरियल की 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी की है। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो रेजिस्टिविटी है, हमने देखा कि ये तो ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रही है वायर की, ना एरिया पे डिपेंड कर रही है। हर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी मुख्तलिफ होगी। मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रेजिस्टिविटी जहाँ पर हर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन दिस रेजिस्टिविटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल के टेम्परेचर के चेंज होने के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होती है, रेजिस्टिविटी चेंज होती है। क्यों होती है हम देखते हैं। लेट्स सपोज बेटा हमने कहा कि हमारे पास जो कंडक्टर है, हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में वो मूव करते हैं। ये मैं these are the free electron, ये लिख लेते हैं भाई, इसमें डॉट लगाना पेन की मदद से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। these are the free electrons, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होंगे, आयनिक कोर्स। हमने कहा कि रेजिस्टेंस कहाँ से आती है, बेसिकली रेजिस्टेंस आती है जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो रास्ते में वो इन आयंस के साथ टकराएंगे, और आयंस के साथ टकराने से उन रुकावट आएगी, वो पहले एक्सेलरेट हुए फिर टकराने से डी एक्सेलरेट हुए। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी इन द मटेरियल इन अ कंडक्टर। ये उसका जो है वो ओरिजिन था कि रेजिस्टेंस आती क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ टकराते हैं, आयनिक कोर्स के साथ, और इनको आयनिक कोर्स के साथ टकराने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट होती है। बेटा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले फर्ज किया कि ये कोई आयनिक कोर वाइब्रेट कर रही है, ये रेस्ट पर नहीं है बेटा, इनमें थर्मल एनर्जी है और ये वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो इसके टकराने के चांसेस हैं, आयन हो सकता है उस वक्त यहाँ पे हो जब ये गुजरेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो है ये भी इधर से आसानी से गुजरेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के टकराने के चांसेस भी हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो बेटा पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके कोलिजन का चांस नहीं था, अब उनके भी कोलिजन का चांसेस बढ़ गए हैं। इसे हम कहते हैं कोलिजन क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है। बढ़ गया है कोलिजन क्रॉस सेक्शन, आप या इसे दूसरे अल्फाज में कोलिजन प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो, या कोलिजन चांसेस। तो कोलिजन क्रॉस से टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक कोर्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और जो कोलिजन के चांसेस विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ जाते हैं, और इन ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है विद इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। जब बेटा रेजिस्टेंस बढ़ती है, हमें पता चला रेजिस्टिविटी क्या है, आर ए ओवर एल। लेट्स सपोज at any temperature, at
एनी टेम्परेचर कोई भी है एट टेम्परेचर टी इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस 273 के है, टी इक्वल्स 0 डिग्री सेल्सियस या डेट इज 273 के केल्विन। तो यहाँ पर लेट्स सपोज इसकी रेजिस्टेंस रो नॉट है मटेरियल की। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ा के कोई वैल्यू हमने कर दी है, ये पहले टी नॉट था 0 डिग्री सेल्सियस, अब हमने कोई टेम्परेचर कर दिया टी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लेट्स सपोज इसकी रेजिस्टेंस बढ़ के पहले रो नॉट थी, अब क्या होगी रो टी। हम देख रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कुलिंग क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी है रो नॉट, और टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी है रो टी। अब देखिए तो मैं एट 0 डिग्री सेल्सियस में रो नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आर नॉट ए ओवर एल। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी क्या होगी आर नॉट, एंड एट टी डिग्री सेल्सियस तो रेजिस्टेंस आर टी है, आर टी ए ओवर एल। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी रो टी हो जाएगी। देखिए ना ए और एल तो सेम है, जब रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रही है। एट 0 डिग्री सेल्सियस रो नॉट थी जो कि आर नॉट ए ओवर एल है, एट टी डिग्री सेल्सियस इट्स रो टी दैट इज आर टी ओवर एल। तो हमें पता चला कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस along with resistance of the material, resistivity of the material, material stand for conductor, जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं होता। तो resistance of conductor increases with increase in temperature या resistivity of the conductor increases with increase in temperature। तो मुझे पता चला at T डिग्री सेल्सियस बेटा resistivity की वैल्यू क्या आई, RT A over L, और at 0 डिग्री सेल्सियस resistivity क्या थी R नॉट A over L। यहाँ पर बेटा हम एक जो है वो पैरामीटर से डिफाइन करेंगे, तो जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे हम अल्फा से लिखते हैं। बेटा ये होता है change in fractional change in resistivity per unit rise in temperature, fractional change in resistance दोनों की फॉर्म में डिफाइन हो सकता है बेटा, रेजिस्टिविटी में भी और रेजिस्टेंस भी आगे चल के साबित करते हैं। पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, तो इसे हम लिख सकते हैं जस्ट अ मिनट। तो फिर हमने यहाँ पे रो को लिखा, टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, resistance per unit rise in temperature। अब बेटा फ्रैक्शनल चेंज क्या होती है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, चेंज कितनी आई थी आर नॉट माइनस आर टी माइनस आर नॉट था ना, शुरू में आर नॉट था, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी थी आर टी, तो चेंज कितना हुआ आर टी माइनस आर नॉट, और ओरिजिनल इनिशियली कितनी थी आर नॉट। बेटा दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर कितना बढ़ा था बेटा, टी शुरू में 0 था ना, 0 से बढ़ के क्या हो गया था टी, तो डेल्टा टी क्या आएगा टी माइनस 0, तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आई टी। तो बेटा अल्फा क्या हुआ आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट, ये हुई ये वाला जो फैक्टर है टी के अलावा, ये हुआ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, जो किसकी इक्वल होता है चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। कितना चेंज आया आर टी माइनस आर नॉट, टी टेम्परेचर पे आर टी था ना, तो 0 पे क्या था आर नॉट, चेंज क्या आया आर टी माइनस आर नॉट, ओरिजिनल क्या है आर नॉट, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। बेटा इसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऊपर भी रेजिस्टेंस है नीचे भी रेजिस्टेंस, ओम ओम से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या आ गया पर के,
ये स्मॉल टी, इसे कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। इसका जो यूनिट आएगा ये क्या आएगा, पर के आएगा। इसी तरह बेटा हम इसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मेरे पास अल्फा क्या आया, आर टी माइनस आर नॉट over r naught into t. I know that कि r किसके इक्वल होता है, रो एल ओवर ए। तो आर टी क्या होगा बेटा, रो टी एल ओवर ए, और आर नॉट क्या होगा, रो नॉट एल ओवर ए। अगर बेटा आर टी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या आएगी, रो टी एल ओवर ए, और आर नॉट क्या होगा, रो नॉट एल ओवर ए। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रो नॉट आर नॉट रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी। तो बेटा अगर ऊपर से मैं कॉमन ले लूँ एल ओवर ए को, तो मेरे पास वैल्यू आएगी रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई एल ओवर ए रो नॉट इंटू टी। ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाए, तो देन मेरे पास जो रेजिस्टिविटी के पीछे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, आर टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी। तो मेरे पास बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की दो वैल्यूज आई, एक ये आई और एक ये थी। आप दोनों में से किसी तरह भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि इट इज ए fractional change in resistance per unit rise in temperature या fractional change in resistivity per unit rise in temperature. This is known as temperature coefficient of resistance. यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आर टी माइनस आर नॉट पॉजिटिव होगा, तो अल्फा भी पॉजिटिव होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी तो आर टी माइनस आर नॉट यानी फाइनल रेजिस्टेंस कम हो, इनिशियल ज्यादा हो तो नेगेटिव होगा, अल्फा भी नेगेटिव होगा। आप कहेंगे कि सर क्या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं इनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है? यस। बेटा आज का हमारा लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, नया हमने चैप्टर स्टार्ट किया। चैप्टर में हम देखेंगे कि करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, मेटल में करंट कैसे फ्लो करता है, करंट के सोर्सेज क्या होते हैं, ये और आगे चल के हम देखेंगे करंट के इफेक्ट्स क्या हैं, फिर हम ओहम्स लॉ पढ़ेंगे और उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस पे हम लोग बात करेंगे और उनकी जो है कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज करंट, करंट हम किसे कहते हैं बेटा, करंट नाम है मोशन ऑफ चार्जेस का। when the charge particles move, when charge transfers from one place to another place, we say that current is flowing. कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट क्या है, एक नाम है मोमेंट ऑफ द चार्जेस का। चार्जेस की जब मूवमेंट होती है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश हो गया। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट्स सपोज इधर से इसमें कोई चार्जेस एंटर हो रहा है डेल्टा क्यू, और क्यू टी टाइम के बाद इस एंड से जो चार्ज है एग्जिट हो रहा है डेल्टा क्यू। तो बेटा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज इस कंडक्टर से किसी खास क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, बेटा दिस इज डिफाइंड एज करंट। हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कहते हैं, दिस इज द करंट। तो करंट क्या है, इसे हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, हम कहते हैं कि करंट ये किसकी इक्वल होगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के इक्वल होगा। अब करंट के अगर हम लोग यूनिट्स को की बात कर लें तो बेटा डेल्टा क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, कूलम पर सेकंड। तो ये जो कूलम पर सेकंड है
ये करंट का यूनिट है और इसे बेटा हम कहते हैं एम्पेयर, कहते हैं एम्पेयर। अगर कूलम को कंप्लीट लिखूं तो फिर मैं कमाल से लिखूंगा, इस तरह एम्पेयर को मुकम्मल ही एम्पेयर लिखूं तो स्मॉल ए से लिखूंगा, लेकिन जब मैं सिंबल लिखूंगा तो इन्हें कैपिटल लिखूंगा, तो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम। अब बेटा एम्पेयर कूलम सेकंड किसकी इक्वल हुआ, तो कूलम पर सेकंड किसकी इक्वल हुआ, एम्पेयर के, या फिर कूलम किसकी इक्वल हो जाएगा, एम्पेयर सेकंड की। बेटा यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो बात ये है कि ये जो एम्पेयर है यहाँ पर, दिस इज बेस यूनिट्स, कौन सा यूनिट है, बेस यूनिट है। और जो कूलम है इसे हम कहते हैं कि दिस इज ड्राइव्ड यूनिट। बहुत बड़ी यहाँ पर ये सेकंड अगेन बेस है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर कूलम जो है ये इसे बेस यूनिट होना चाहिए और एम्पेयर को ड्राइव्ड यूनिट होना चाहिए, क्योंकि एम्पेयर डिफाइन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कूलम। बेटा ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना है कि हम किस क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर चार्ज डायरेक्टली, वी कैन मेजर फ्लो ऑफ करंट डायरेक्टली। जिसे हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसका यूनिट बेस यूनिट है, और इस करंट की बुनियाद पे हम चार्ज को मेजर करते हैं। मीन अगर आपको करंट का पता चल जाए और टाइम आपके पास हो कि इतने टाइम इतना करंट पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं कितना वहाँ पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो क्योंकि हम चार्ज को करंट के बेसिस पे जो है वो मेजर करते हैं, इसलिए करंट हमारे पास बेस यूनिट है, चार्ज जो एम्पेयर जो है, और जो चार्ज का यूनिट कूलम है, दिस इज द ड्राइव्ड यूनिट। तो मुझे पता चला, तो फिर मैं डिफाइन क्या करूंगा करंट को, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। हम क्या कहेंगे, करंट या इलेक्ट्रिक करंट की सब कहते हैं। सब क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू ओवर टी, डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू क्या है, कूलम पर सेकंड, इक्वल आ जाएगा किसके, एम्पेयर के, ये इसका यूनिट। अब बेटा ये चार्जेस जो चार्ज फ्लो करता है, ये किस फॉर्म में फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करता है चार्ज कैरियर्स के मूव करने की वजह से। मींस जस्ट लाइक हम मेटल की बात करें तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 में बैंड थ्योरी, वहां पे देखेंगे कंडक्शन और वैलेंस बैंड्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल, मेटल के अंदर ये मूव कर सकते हैं। तो बेटा चार्जेस किस तरह से फ्लो करेंगे, चार्जेस बेसिकली फ्लो करेंगे चार्ज कैरियर्स के फ्लो करेंगे। और अगर हम मेटल्स की बात करें या कंडक्टर्स की बात करें, इन मेटल्स, मेटेलिक कंडक्टर या मेटल्स, जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड ऑफ कंडक्टर या मेटल। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन बैंड में मौजूद होते हैं, उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का के रिस्पॉन्सिबल हैं इन मेटल्स, इन कंडक्टर्स। तो कोई आपसे पूछे कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे, इन कंडक्टर्स की चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे आपने अक्सर देखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कि कॉपर सल्फेट हम लोग डालते हैं किसी वोल्टामीटर में और उसे हम करंट देते हैं, तो कॉपर और सल्फेट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सबब बनते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव एंड
नेगेटिव आयंस आर चार्ज कैरियर्स। ये क्या होंगे? चार्ज कैरियर्स। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पर कॉपर सल्फेट CuSO4 में जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो Cu पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, SO4 पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस, उधर केमिस्ट्री में हम भी इधर जाके पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ करंट्स में इसी चैप्टर में, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कल तो नहीं मंडे को इंशाल्लाह। तो Cu पॉजिटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव आयन है, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। सल्फेट जो कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। इसी तरह मुझे पता चला कि मेटल्स में फ्री चार्ज कैरियर्स क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रोलाइट में फ्री चार्ज कैरियर्स क्या हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। और अगर हम बेटा बात करें गैसेस की कि व्हाट आर दी चार्ज कैरियर्स इन गैसेस, गैसेस में चार्ज कैरियर्स क्या हैं? हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स इन गैसेस आर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। जब हम गैस की बात करते हैं, इन एनी गैस द चार्ज कैरियर्स आर ions and electrons। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपने समझना है। मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोलाइट में कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। पॉजिटिव आयन मींस वो कॉपर आयन बना और सल्फेट, नेगेटिव आयन बना, हमने एग्जांपल ली थी कॉपर सल्फेट, जिसे हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर वोल्टामीटर में हमने ऐड किया। जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में चार्ज कैरियर्स क्या हैं? आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन हैं। आयंस हैं एंड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि ये कोई गैस का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो दिस इज द न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और उसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफी सारे हैं। गैस में जब आपने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो इस गैस को आयोनाइज होना है। मींस आयोनाइज कैसे होना है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फर्ज किया अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो पीछे बच जाएगा आयन, यानी ये पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। फर्ज किया इसके ऊपर 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये न्यूट्रल था। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो एक प्रोटॉन डोमिनेट कर जाएगा, तो एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसमें कहूंगा ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बन जाएगा आयन। मींस इसके अलावा जब इसे हम यहाँ से निकाल देंगे, पहले मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शो किए, अब लेट्स सपोज इसमें रह गए 3 इलेक्ट्रॉन और एक हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। इसे हम कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कहते हैं? आयन इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा मुझे पता चला कि इसे आप पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं कहना, तो कहना आयन इलेक्ट्रॉन। मुझे पता चला कि मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, और गैस की बात करें तो गैस में क्या है? आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा याद रखें इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज होगा। जब अकेला आयन को लिखूंगा, पॉजिटिव आयन नहीं, अकेला आयन लिखूंगा, इट मींस दैट इसके ऊपर भी क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? करंट। और इसका यूनिट क्या है? एम्पेयर, जो किसकी इक्वल है? कूलम पर सेकंड की इक्वल है। और ये चार्ज कैरियर्स के फ्लो करने की वजह से करंट फ्लो
करता है, चार्ज कैरियर मेटल, इलेक्ट्रोलाइट और हमने गैस में चार्ज कैरियर्स की मुख्तलिफ टाइप्स को हमने देखा। अब बेटा हम बात करेंगे करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। किसी मेटेलिक कंडक्टर में करंट इस तरह से फ्लो करता है। जो मेटल्स होते हैं ना बेटा, मैंने कहा कि इनमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अलाउड टू मूव फ्रीली इनसाइड द मेटल। मेटल के अंदर वो मूव कर सकते हैं। तो जब ये मूव करेंगे, रैंडमली मूव करते हैं, ये मीन्स ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये जो ब्लू आप यहाँ पे देख रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, और ये बाकी जो है ये समवट येलो या रेड किस्म के जो स्पॉट्स हैं। आज मैं आपके लिए अच्छी फिगर्स इधर नहीं डाल सका क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं फिगर्स ली हैं, ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट फिर भी हम इससे काम चलाएंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी सारे का सारा जो एटम है जो कि अब आयन बन चुका है, ये वाला मौजूद है। आयनिक कोर्स इन्हें हम कहते हैं, आयनिक, these are the ionic cores, ये आयनिक कोर्स। अब क्या होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में मूव करते हैं रैंडमली। जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो इन आयनिक कोर्स के साथ टकराते हैं। अब आयनिक कोर्स के साथ टकराएंगे, एनर्जी गेन करेंगे, फिर लूज कर लेंगे, फिर टकराएंगे, फिर एनर्जी लूज कर लेंगे, अपना रास्ता बदल देंगे। ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इधर से किससे टकराएगा, ये एनर्जी लूज कर देगा। तो ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, अब हमें आप ये कह सकते हो कि सर अगर मेटल्स में इलेक्ट्रॉन हर वक्त मूव कर रहे हैं फ्रीली, तो फिर मेटल को हाथ लगाने से हमें करंट क्यों नहीं लगता? वजह ये है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली। जितने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं उतने नेगेटिव एक्स में जा रहे हैं, सिमिलरली पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई में उतने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सी और नेगेटिव सी में जा रहे हैं। तो इनकी नेट जो करंट डेंसिटी है वो जीरो आती है। जब नेट करंट डेंसिटी जीरो है तो नेट इफेक्ट इनका जीरो आता है, हमें करंट लगता नहीं है जब हम मेटल। लेकिन बेटा जो ही हम इस कंडक्टर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, पहले तो वैसे ही कंडक्टर पड़ा हुआ है ना, अगर आप देखें वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली मूव कर रहे हैं, और नेट जो करंट है वो यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं हो रहा। अब अगर हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, यानी कंडक्टर के दोनों एंड्स को बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। एक कंडक्टर के एक एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, बेटा आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड कौन सा है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और नेगेटिव एंड कौन सा है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, these electrons will experience electric force जो किसकी इक्वल होती है, क्यू ई की इक्वल होती है, और क्यू क्या है, माइनस ई। इलेक्ट्रॉन है ना तो नेगेटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, दिस फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो पहले क्या थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। बेटा ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट, कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे थे, जब आपने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, बेटा अगेन वो एक्सेलरेट होंगे क्योंकि उनको एक्सटर्नल फोर्स लगी, वो एक्सेलरेट होंगे, लेकिन रास्ते में आयनिक फोर्स पड़ी हुई है, उन आयनिक फोर्स के साथ टकराएंगे। जब आयनिक फोर्स के साथ टकराएंगे तो वो डी एक्सेलरेट हो जाएंगे, उनका कोलिजन होगा तो वो डी एक्सेलरेट हो जाएंगे और अपना वो रास्ता चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे, फिर डी एक्सेलरेट हो जाएंगे, फिर एक्सेलरेट होंगे, फिर डी एक्सेलरेट हो जाएंगे, फिर एक्सेलरेट होंगे, फिर डी एक्सेलरेट हो जाएंगे। तो नेट
ये these electrons will gain a constant velocity with net acceleration zero. नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो एक ही सूरत है कि इलेक्ट्रॉन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे। बेटा उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी होती है तो क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तमाम इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हर इलेक्ट्रॉन अपनी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन करेगा, यानी एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट होने से, एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट होने से, तो उन तमाम वेलोसिटीज की जो एवरेज है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेटा जो वैल्यू है वो, अगर हम इसे कंपेयर करें उसके साथ जब ये मूव कर रहे थे रैंडमली, तो बेटा उसके साथ मूव करें तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम है। एंड वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अबाउट इन इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। लेकिन बेटा जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की थी तो एट रूम टेम्परेचर, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट रूम टेम्परेचर, जैसा कि यहाँ पे था, आप देख सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और ये इसकी जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होगी, तो एट रूम टेम्परेचर ये सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होगी, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड। बट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे, इनकी वेलोसिटी ये एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, लेकिन अब इनकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी और होगी कितनी, 10⁻³ मीटर पर सेकंड, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर अब आप मेटल को हाथ लगाएंगे तो आपको करंट जो है लगेगा, जब तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मैनिफेस्टेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोवाइड की, ये जो ब्लू लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए विद वेलोसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम, इसका नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा कि करंट क्या है, करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट को डिफाइन करते हैं कैसे करते हैं, दी टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज करंट। यूनिट क्या है, कूलम पर सेकंड, जो किसके इक्वल है एम्पेयर के। एम्पेयर इज बेस यूनिट, इसे हम ड्राफ्ट यूनिट नहीं लेते। फिर हमने कहा कि चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, हमने कहा कि मेटल्स में चार्ज कैरियर्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स होंगे पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द चार्ज कैरियर्स इन गैसेस, जो क्या होंगे, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं कहना, सिंपल आयन एंड इलेक्ट्रॉन कहना है। फिर हमने देखा कि मेटल्स में करंट कैसे फ्लो करता है। तो मेटल्स में नॉर्मली क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं विद वेलोसिटी सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, और वो रैंडम मोशन की वजह से नेट करंट जीरो होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तमाम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मूव करना शुरू कर देते हैं। वो एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट होते हैं, एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयनिक कोर्स बिटवीन इन देयर बेस। उनके साथ वो कोलिजन करके डीएक्सेलरेट होंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और कोलिजन की वजह से डीएक्सेलरेट होंगे। तो हम कहेंगे कि वहाँ पर एक नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा और एक एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। और अब अगर आप मेटल को हाथ लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए तो आपको करंट लगेगा। अब हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा ये कोई हमारे पास कंडक्टर है, वो दिस इज अ कंडक्टर। अगर बेटा इसके ऊपर मैं इसके एंड्स के अक्रॉस अगर मैं कोई बैटरी कनेक्ट कर दूं, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश between from
the end which is connected to the positive terminal to the end which is connected to the negative terminal। इस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे मैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, बाकी इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन बैंड में नहीं है, जिन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे विद वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से। और ये इलेक्ट्रॉन इसी तरह इधर से मूव करते हुए इधर से ये इस बैटरी में चले जाएंगे, और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इनिशिएट हुए और इस एंड से एंटर हुए और इस एंड से बाहर निकल गए। तो इलेक्ट्रिक करंट, अब जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। बेटा इस करंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होगा, दिस इज करंट ड्यू टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो क्या है हमारे इस केस में, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बेटा लेकिन एक इक्विवेलेंट करंट, हम इसके इक्वल ही करंट लेते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, फ्रॉम पॉजिटिव टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। इस करंट को कहते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। बेटा ये करंट होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ये क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। या आप कह सकते हैं फ्रॉम, इट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू दी लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, ये ड्यू टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है, जो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे तो ये नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, फ्रॉम लो टू हाई, क्या होगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, या नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और जो कन्वेंशनल करंट है वो क्या होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, those charge carriers will move from positive terminal of battery to the negative terminal of battery, या from high potential to low potential। अब अगर बेटा हम लोग बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर में कन्वेंशनल करंट नहीं होता। जस्ट हम कंडक्टर में कन्वेंशनल करंट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये बिल्कुल उतना ही, इसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रॉनिक करंट की मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये बड़ी क्लियर सी बात है, इसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम लोग बेटा इधर देखें कि लेट्स सपोज एक मिनट से मुझे अपडेट कर लेने दें। लेट्स सपोज बेटा अगर हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास कोई वैकेंसी है, इधर हमारे पास ये डिफरेंट कारें हैं, मैं यहाँ पे सिग्नल ग्रीन होता है तो ये कार इस वैकेंसी की जगह पे आ जाती है तो वैकेंसी पीछे मूव कर जाती है। इस तरह ये कार इस वैकेंसी की जगह पे आ जाएगी तो वैकेंसी यहाँ पैदा हो जाएगी, ये वाली कार यहाँ पे आ जाएगी तो वैकेंसी इधर आ जाएगी। हमें लगेगा ऐसे कि जैसे कारें एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और जो खाली जगह है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। खाली जगह मूव नहीं कर रही, बेसिकली क्या मूव कर रही है, कारें मूव कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से बेटा जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट के फ्लो करने की, तो
कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर के अलावा बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमें नेट इफेक्ट ऐसे आएगा कि जैसे जहाँ जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ से जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ से जाएगा, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है ही है। इस तरह हमें ऐसे लगेगा जैसे एक डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, और वो उतना ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना पहले उसके फॉलो डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा था। तो फिर नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉनिक करंट है इतना ही कन्वेंशनल करंट होता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात है कंडक्टर की। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहां पे तो इन रियल सेंस पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे होते हैं ना, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है, वहां पे कन्वेंशनल करंट भी होता है। इधर अगर हम लोग बात करें सेमी कंडक्टर्स की तो वहां पे होल्स मूव कर रहे होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो वहां पे भी कन्वेंशनल करंट भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है। बट इन कंडक्टर जो कन्वेंशनल करंट है उसकी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक करंट के ही इक्वल होगी, बट लेकिन उसकी डायरेक्शन आप अपोजिट साइड पे लेंगे। बेटा ये है आज का हमारा लेक्चर, कल इंशाल्लाह सोर्सेज ऑफ करंट पढ़ेंगे। टेक केयर बेटा।